Welcome back to my YouTube channel. This is me Ahmed Khan and you're watching my channel Hamid Biologist. Dear student, I'm Pathophysiology Generic BSN सेमेस्टर 4 के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये हमारा सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट की पार्ट बी है। इसको हम डिस्कस करेंगे जो जिसका इन्वान है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और इसे हम डीजेनरेटिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम मेजर वेसल्स इन द सेरिब्रल सर्कुलेशन, उस सर्कुलेशन की हम बात करेंगे, उस वेसल्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हमारी ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन मिलती है। इसके अलावा ब्लड ब्रेन या ब्रेन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डीजनरेशन ऑफ द नर्वस टिश्यू दैट कॉज अल्टरनेशन इन सेरिब्रल ब्लड फ्लो यानी स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। ब्रेन के तमाम डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, उसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे और उसके टाइप्स के बारे में भी हम बात करेंगे, स्ट्रोक के टाइप्स के। ट्रांजिट इस्केमिक अटैक के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मेजर वेसल्स इन सेरिब्रल सर्कुलेशन, जो दिमाग को ब्लड सप्लाई होती है उसमें सबसे हम मेजर सर्कुलेशन जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो याद रखें, ब्रेन को सबसे अहम और मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टरी होती है जिसे हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। ये कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है और इसके दो टाइप्स होते हैं, दो आर्टरीज होती हैं। जो इनसाइड होती है उसे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहते हैं जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, और एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है जो फेशियल को और इसके अलावा ट्रंक ऑफ द बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। ये आगे फिर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि टेम्पोरल हो गया, पैराइटल लोब हो गया, ऑक्सीपिटल लोब हो गया, उसको अलग अलग जोन में ये जाके ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि पोस्टीरियर टेम्पोरल आर्टरी, ये जो पोस्टीरियर टेम्पोरल साइड होते हैं वहाँ तक ब्लड सप्लाई करते हैं। एंगुलर आर्टरी इसके दरमियान में होती है। पोस्टीरियर पैराइटल आर्टरी, जो पैराइटल पार्ट होता है ब्रेन का, उसके बैक साइड में ये ब्लड सप्लाई करता है। इसके अलावा एंटीरियर पैराइटल आर्टरी, जो पैराइटल बोन्स होता है स्कल का, उसके फ्रंट साइड पे जो दिमाग का हिस्सा होता है वहाँ तक ये ब्लड सप्लाई करते हैं। सेंट्रल आर्टरी ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में होता है। प्री सेंट्रल आर्टरी सेंटर के बिल्कुल पहले आता है। एसेंडिंग फ्रंटल आर्टरी ये दिमाग के बेस में यानी कि दिमाग के बिल्कुल एसेंडिंग पोर्शन में होता है। लेटरल और बीटो फ्रंटल आर्टरी ये दिमाग के बैक साइड पे लेटरल साइड पे मौजूद होता है। एंटीरियर टेम्पोरल आर्टरी ये टेम्पोरल आर्टरी के फ्रंट पे होता है और ये बैक पे होता है पोस्टीरियर टेम्पोरल आर्टरी। इस तरह मिडिल टेम्पोरल आर्टरी जो टेम्पोरल साइड होता है यानी कान के बिल्कुल करीब पे पाया जाता है। तो ये तमाम अहम मेजर ब्लड सर्कुलेशन है जिसकी वजह से दिमाग को ब्लड मिलता है। ब्लड ब्रेन एंड ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर्स के बारे में हम बात करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक स्टेबल एनवायरनमेंट रिक्वायर होता है ताकि वो ब्रेन के फंक्शन को नॉर्मली मेंटेन रख सके, और इस स्टेबिलिटी को नर्वस सिस्टम की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड किया जाता है बाय आइसोलेशन सिस्टम। आइसोलेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ब्लड के अंदर जो बैरियर होता है वो दिमाग तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो इस वजह से इस बैरियर को, जिसमें ब्लड और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या इसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अलावा जो ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है उसको अलग किया जाता है। इसे ब्लड फ्लूइड जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर कहते हैं या इसके अलावा ब्लड ब्रेन बैरियर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में बात करेंगे। पाउल एलरिच इन 1882 एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने एनिमल्स में इंट्रावास्कुलरली एक एसिडिक डाई जिसे वाटर डाइस भी कहते हैं उसका इंजेक्शन लगाया, जैसे कि ट्राइफिन ब्लू हो गया। तो उसकी वजह से चूंकि उसका कलर वाइटल डाई था तो उसकी वजह से तमाम बॉडी टिश्यूज जो हैं वो स्टैन हो गए, यानी उसमें कलर अपीयर हो गया, एक्सेप्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के अलावा। उसकी वजह ये हुई क्योंकि ब्रेन और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड, इसका जो बैरियर होता है उसके लिमिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो हर एक चीज़ को अलाउ नहीं करता। तो सबसे पहले 1882 में पाउल एलरिच ने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया था और उसके बाद इस नतीजे पे पाउल एलरिच पहुंचा कि ब्रेन जो था वो ब्रेन स्टेन नहीं हुआ इंट्रावेनस इंजेक्शन के बाद। ट्राइफिन ब्लू लगा दिया लेकिन उसके बाद भी जो है पूरी बॉडी टिश्यू जो है
वो स्टेन हो गई, उसमें कलर आ गया, लेकिन ब्रेन में कलर नहीं आया, तो उसके बाद ही ब्लड ब्रेन बैरियर का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। Permeability of the blood-brain barrier is inversely related to the size of molecules. अच्छा, size of molecules, जो permeability of blood-brain barrier होता है वो inversely proportion होता है size of the molecules. अब molecule की size बढ़ेगी तो permeability कम होगी, molecule की size कम होगी तो permeability क्या होगी, ज्यादा होगी। इसे हम inversely proportion कहते हैं। और इसके अलावा डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी। जितनी ज़्यादा अगर किसी मॉलिक्यूल्स की लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी, जितना ज़्यादा वो लिपिड्स में हल्पजीर होगा, उतना ही ज़्यादा वो ब्रेन से जो ब्रेन होते हैं ब्रेन में जा सकता है। गैसेस एंड वाटर पास रेडली थ्रू बैरियर। जो गैसेस होते हैं और पानी होते हैं वो आसानी के साथ पास हो जाते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, यानी मेनिंजेस लेयर के अंदर आसानी से पास हो सकती है। वेयर्स ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट पास मोर स्लोली। जबकि ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड वगैरह, ये इंतहाई स्लो मिकदार में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जा सकते हैं। द बैरियर इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड अदर लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो बैरियर होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का और इसके अलावा ब्रेन का, वो इम्परमिएबल होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन का और लार्ज मॉलिक्यूल्स का। यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स और प्लाज्मा प्रोटीन कतई नहीं जा सकते सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में और ब्रेन में, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अब सेकेंड हम ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको स्लाइड के बारे में डिस्कशन की वो तो ब्रेन फ्लूइड बैरियर था, यानी कि ब्रेन में जो फ्लूइड पास होते हैं उस कौन कौन सी चीज़ें की रिस्ट्रिक्शन है, कौन कौन सी चीज़ें पास हो सकती है। लेकिन सेरिब्रोस्पाइनल और इसके अलावा ब्रेन बैरियर तकरीबन सेम ही होता है। देयर इज़ अ फ्री पैसेज ऑफ वाटर, गैसेस एंड लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड टू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आसानी के साथ पानी, गैसेस और लिपिड सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस, वही वहाँ पर भी आसानी के साथ पास हो रहे थे, वही बात यहाँ पर दोबारा रिपीट हो रही है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की तरफ जो बैरियर होता है जिसने ब्लड और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को अलग किया होता है, एक बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर के जरिए, उस बैरियर के जरिए ब्लड से आसानी में पानी, गैसेस और वो सब्सटेंस जो लिपिड्स में हल्पजीरो, लिपिड सोल्यूबल यानी कि चर्बी में हल्पजीरो, आसानी के साथ जा सकता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन एंड मोस्ट एग्जॉस्ट अदर देन ग्लूकोज आर एनेबल टू एंटर इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जो हेक्सोज शुगर हो गया अदर देन ग्लूकोज, ग्लूकोज के अलावा जो एक्सोज हो गया जैसे कि फ्रक्टोज हो गया, इसके अलावा मेनोज हो गया, इसके अलावा गैलेक्टोज हो गया, ये नहीं जा सकते। और कुछ प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स भी नहीं जा सकते क्योंकि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ज़्यादा होता है। मैंने पहले बताया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है ये दोनों, ये जो बैरियर होते हैं ब्रेन का और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हो कि मॉलिक्यूल की साइज अगर कम होगी तो आसानी से पास होगा, मॉलिक्यूल की साइज अगर बढ़ेगी तो उस बैरियर जो है आसानी के साथ पास नहीं करेगा, बैरियर इम्परमिएबल हो जाएगा। It has been suggested that a barrier similar to the blood-brain barrier exists in the cerebrum, in the choroid plexus. जो choroid plexus होता है, choroid plexus ये एक ऐसा यानी कि फ्लूइड होता है जो ब्रेन के फ्लूइड कहलाते हैं। इसमें यानी ये सजेस्ट किए जा रहे हैं कि जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड और ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो बिल्कुल सेम होता है। It has been suggested that a barrier similar to the blood-brain barrier exists in the choroid plexus. choroid plexus cerebrospinal fluid को प्रोड्यूस करता है और यहाँ पर choroid plexus में जो impermeability होती है वो सेम लाइक ब्रेन, जिस तरह ब्रेन में हो रही थी उसी तरह यहाँ पर भी impermeability हो रही होती है, यानी कि यहाँ पर भी परमिएबल होता है बैरियर। जहाँ पे जिस तरह दिमाग में मॉलिक्यूल्स आयन वगैरह जा रहे थे जिससे पिछले स्लाइड में हमने पढ़ लिया, उसी तरह कोरोइड प्लेक्सिस में भी जाते हैं। कोरोइड प्लेक्सिस क्या होते हैं, कोरोइड प्लेक्सिस ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अभी हम सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की बात करेंगे। सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट को हम स्ट्रोक भी कहते हैं इसके अलावा इसे हम ब्रेन अटैक भी कहते हैं। और ये इस्कीमिया, जब इस्कीमिया हो जाते हैं पार्ट ऑफ द ब्रेन में
तो उसके नतीजे में जो ब्रेन सेल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। इस कंडीशन को हम सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। इंसिडेंट्स, तो इसके जो केसेस हैं, थर्ड कॉज ऑफ डेथ इन यूएस एंड कनाडा, कनाडा और यूएस में ये मौत की तीसरी बड़ी वजह है। और 2 से 3 पीपल जो हैं अबव 55 एजेस में होंगे। 65 एजेस जो है इस एज के पीपल को ये मुतासिर करता है, और ख़वातीन, मर्द और ख़वातीन दोनों में होते हैं। हायर इंसिडेंट एंड डेथ रेट्स अमंग अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक्स, नेटिव अमेरिकन, एशियन अमेरिकन। ये ऐसे सिटीजन्स हैं जैसे कि अफ्रीकन्स हो गए, अमेरिकन्स हो गए, हिस्पैनिक्स हो गए, इनमें इसकी केसेस की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है और इससे डेथ भी होता है। रिस्क फैक्टर में नॉन मॉडिफाइडेबल रिस्क फैक्टर में, यानी जिसे हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते, एज है। अब एज को तो हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते। इसके अलावा जेंडर हो गया, फेस हो गया, हेरिडिटी करेक्टर हो गया, ये तमाम के तमाम नॉन मॉडिफाइडेबल रिस्क फैक्टर में शामिल हैं। मॉडिफाइडेबल में ओबेसिटी है, हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह, डाइट वगैरह। हाइपरटेंशन, इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। स्मोकिंग, हैवी अल्कोहल कंजम्पशन, हाइपर कोगुलेबिलिटी, यानी कि ब्लड की कोगुलेशन जब बढ़ जाती है, हाइपर लिपिडीमिया, लिपिड्स की मिकदार बढ़ जाती है बॉडी में। इसके अलावा एसिम्प्टोमेटिक कैरोटिड स्टेनोसिस, एसिम्प्टोमेटिक कैरोटिड स्टेनोसिस, जो कैरोटिड आर्टरी होती है उसके अंदर स्टेनोसिस बन जाती है, उसके अंदर ब्लड का फ्लो तेजी के साथ बढ़ता है। तो क्योंकि उसके सिम्टम नहीं होते इस वजह से हम इसको जांचते नहीं है, इसे एसिम्प्टोमेटिक कैरोटिड स्टेनोसिस भी कहते हैं। डायबिटिक मेलिटिस हो गया, हार्ट डिजीज, रीनल फाइब्रिलेशन हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फिजिकल इनएक्टिविटी, सिकल सेल डिजीज, ये तमाम के तमाम रिस्क फैक्टर में शामिल हैं। एटियोलॉजी यानी कि कॉसेस की बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस, याद रखें, एथेरोस्क्लेरोसिस ये आर्टरीज की डिजीज होती है जिसमें आर्टरीज हार्ड हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और जो आर्टरी वॉल्स होती हैं वो, क्योंकि आर्टरीज वॉल जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, और इसकी वजह से जब आर्टरीज वॉल सॉफ्ट होती है तो वहाँ पर जो इंट्रा एट्रियल फैट होता है और फिब्रिन वगैरह होते हैं वो आके बैठ जाते हैं, क्योंकि बॉडी के में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो आर्टरी होती है वो हार्ड हो जाती है, और इस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। कॉमन साइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, कॉमन साइट का एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कॉमन साइट है, यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में भी हो सकता है, इसके अलावा वर्टिब्रल आर्टरी में भी हो सकता है, राइट सबक्लेवियन में भी हो सकता है, इसके अलावा लेफ्ट सबक्लेवियन में भी हो सकता है, ये तमाम एवोटिक आर्क में भी हो सकता है। ये के तमाम कॉमन साइट हैं जहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो सकता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के हवाले से। फेस डज नॉट, अच्छा इसके ये सिम्टम है, फास्ट के नाम से याद रखो। स्ट्रोक में बेसिकली फेस जो है लकवा हो जाता है, जिसे हम लकवा कहते हैं, यानी कि चेहरा और आधा फेस जो होता है वो नीचे की तरफ झुक जाता है, होंठ जो है नीचे की तरफ झुक जाते हैं, जिसे हम फेस ड्रॉप भी कहते हैं। आर्म्स जो हैं उसमें एक पाँव या एक हाथ में कमज़ोरी होगी या उसमें इमोबिलिटी होगी। स्पीच, बोलने में दुश्वारी होगी, और जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, स्लर्ड स्पीच इसे कहते हैं। और इसके अलावा ये टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि जल्द से जल्द आपने इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक को डिस्कस करेंगे। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक इज अ टेम्पररी फोकल लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन कॉज्ड बाय इस्कीमिया। टेम्पररी इस्कीमिया जब नर्वस टिश्यू में हो जाते हैं ब्रेन में, तो उसकी वजह से जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन होता है वो लॉस हो जाता है। इस कंडीशन को हम ट्रांजिट इस्केमिक अटैक कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। मोस्ट ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक रिजॉल्व विद इन 24 आवर्स। ज़्यादातर जो TIAs होता है वो 24 आवर्स के अंदर खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। ये वार्निंग साइन होता है, ये नहीं कि ये अलार्मिंग साइन होता है प्रोग्रेसिव सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ के लिए। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि ऊपर ब्रेन में कैरोटिड आर्टरीज वगैरह के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है, उसकी डेवलपमेंट प्रोग्रेस में है। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक होते हैं। स्ट्रोक को जो है पैथोफिजियोलॉजिकल फाइंडिंग के बुनियाद पे इस्केमिक स्ट्रोक, इसके अलावा हेमरेजिक स्ट्रोक, ये दो अहम टाइप्स हैं। इसके अलावा इस्केमिक और हेमरेजिक के दरमियान डिफरेंस को हम समझेंगे। सबसे पहले इस्केमिक की बात करें तो इस्केमिक दो कंडीशन में हो सकता है। पहले तो प्लेक्वा बन जाएगा। प्लेक्वा का मतलब ये होता है
कि जो टिश्यूज़ जो आर्टरीज वगैरह होती है उसमें फैट डिपॉजिट हो जाते हैं और उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाते हैं। और एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, आर्टरी की सख्त हो जाती है, तो उसकी वजह से आर्टरीज तंग हो जाती हैं, जिसे हम प्लैक फॉर्मेशन भी कहते हैं। वो प्लैक बन जाता है, उसमें ब्लड की जो प्रेशर होता है उसमें बढ़ जाता है और साइज जो है रिड्यूस हो जाता है। तो फिगर नंबर ए में थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक इसे हम सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। इसमें जो आर्टरी होती है वो नैरो हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे फैटी जो फैट होता है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से प्लैक बन जाता है। और वो प्लैक क्या करता है, वो प्लैक बेसिकली कैरोटिड आर्टरी को या सेरिब्रल आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, और जब ब्लॉक कर देता है तो उसकी वजह से ब्लड आगे पास नहीं होता। अब जब ब्लड आगे पास नहीं होगा तो ब्लड जाके क्लोट हो जाएगा, तो उसके नतीजे में ब्लड जो है उस आर्टरी में पास नहीं होगी, और इस कंडीशन को हम थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक कहते हैं। सेकंड एम्बोलिक स्ट्रोक है। याद रखो डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक स्ट्रोक। एम्बोलिक स्ट्रोक ये एक एम्बोलस होता है जिसे हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। ये डैब्रिस होते हैं, डैब्रिस टिश्यूज के, यानी कि बॉडी में कहीं कहीं पर भी इंटरनल ब्लीडिंग हो गया या किसी भी वजह से ब्लड में क्लॉट बन गया, तो वो क्लॉट जाके जाके इस नेरो पोर्शन, यानी कि जो आर्टरी होती है, छोटी छोटी आर्टरीज होती है, उस आर्टरीज में जाके ये उसकी यानी फंस जाते हैं। जब ये वो फंस जाएगा तो उसकी वजह से पीछे ब्लड की फ्लो बंद हो जाएगी, तो उसे हम एम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं। एम्बोलिक स्ट्रोक एम्बोलस से होता है। एम्बोलस बॉडी में किसी भी जगह से ब्लड क्लॉट उड़ जाता है, आर्टरी में फंस जाता है, इसे एम्बोलिक स्ट्रोक है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक प्लेग के जरिए होगा। प्लेग क्या होते हैं, आर्टरीज जब ब्लॉक हो जाती है, टिश्यूज में आर्टरीज में लिपिड्स की मिकदार बढ़ जाती है, तो उससे प्लेग बनता है। जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक, याद रखें, हेमरेजिक स्ट्रोक अचानक आर्टरीज पड़ जाती हैं और उसकी वजह से ब्लड लॉस हो जाता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन इस्केमिक और हेमरेजिक में। तो ये दोनों इस्केमिक के टाइप से और ये हेमरेजिक है। अभी हम इस्केमिक स्ट्रोक को पढ़ेंगे। इस्केमिक स्ट्रोक इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। ब्लड फ्लो इनएडिक्वेट यानी कि प्रॉपर ब्लड फ्लो जो है ब्रेन को नहीं मिलेगी, या तो पार्शियल या कंप्लीट ओक्लूजन ऑफ आर्टरी, आर्टरी जो है पार्शियली उसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है या कंप्लीटली आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है, तो उसकी वजह से बेसिकली ब्लड आगे पास नहीं होगा, और ब्लड जब पास नहीं होगा तो ब्लड में ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से इस्केमिक स्ट्रोक होगा। 85% ऑफ ऑल स्ट्रोक आर इस्केमिक स्ट्रोक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 85% स्ट्रोक में से मोस्ट कॉमन जो है इस्केमिक स्ट्रोक होता है, यानी कि 85% तमाम स्ट्रोक इस्केमिक स्ट्रोक की वजह से होते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक इसके दो टाइप्स होते हैं, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया, थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक। मोस्ट पेशेंट विद इस्केमिक स्ट्रोक डू नॉट हैव अ डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन द फर्स्ट 24 आवर्स। जो मोस्ट पेशेंट्स होते हैं ज़्यादातर इस्केमिक स्ट्रोक के साथ आते हैं, उनमें कॉन्शियसनेस की स्टेट जो है वो नॉर्मलाइज नहीं होता फर्स्ट 24 आवर्स में, और 72 आवर्स के बाद वो कॉन्शियस की तरफ स्लो स्लो आके, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आना शुरू कर देते हैं। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक बेसिकली थ्रोम्बोसिस बन जाती है। थ्रोम्बोसिस ब्लड वेसल्स हो गया, कोई इंजर ब्लड वेसल्स हो गया, उसमें जब ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है, या किसी भी बॉडी से, जैसे हम एम्बुलाई कहते हैं या एम्बुलेंस भी कहते हैं, ब्लड क्लॉट किसी भी जगह से उठ के जो ब्रेन की आर्टरी होती है वहाँ पे फंस जाती है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रोक होते हैं उसे हम थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होते हैं। थ्रोम्बोसिस या नेयरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, अब ब्लड वेसल्स और थ्रोम्बोसिस दोनों इसके कॉजेज में शामिल है। थ्रोम्बोसिस यानी कि थ्रोम्बोसाइट बन गया, यानी कि क्लॉट बन गया, और जब क्लॉट बन गया तो ये आर्टरी जो है चूंकि बिल्कुल बारीक होती है, तो उसमें जाके फंस जाते हैं और आगे ब्लड पास नहीं होता। जैसे किलोने में ब्लड क्लॉट फंस जाते हैं, तो आगे हम उसमें सिरिंज में मेडिसिन वगैरह नहीं दे सकते, इंजेक्शन नहीं दे सकते, तो पहले क्लॉट को रिमूव करना ज़रूरी होता है, तो इस वजह से थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक, ये भी कॉमन कॉज होता है, इस स्ट्रोक में कॉमन कॉज होता है ये। हेमरेजिक स्ट्रोक, 55% ऑफ ऑल स्ट्रोक में से हेमरेजिक स्ट्रोक शामिल है, 85% में से ट्रांजिट इस्केमिक स्ट्रोक शामिल होता है, और इसकी वजह से ब्लड यानी कि हेमाटोमा हो जाता है, ब्रेन के अंदर हेमरेज हो जाती है, ब्लड स्किप हो जाते हैं, आर्टरीज पड़ जाती है,
और जो वेंट्रिकल्स होते हैं, यानी कि जो ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं उसके अंदर खून भर जाता है, इसे हम हेमराजिक स्ट्रोक कहते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक, intracerebral hemorrhage, bleeding within the brain caused by the rupture of a vessels। इंट्रासेरिब्रल हेमरेज का मतलब जब सेरिब्रम यानी कि दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम कहलाता है, इस वजह से हम इंट्रासेरिब्रल हेमरेज कहते हैं। जब दिमाग में आर्टरीज रप्चर हो जाती है तो उसकी वजह से जब दिमाग में खून भर जाते हैं तो उसकी वजह से इंट्रासेरिब्रल हेमरेज होता है, इसे इंट्रासेरिब्रल हेमरेज भी कहते हैं। हाइपरटेंशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज, तो याद रखें हाइपरटेंशन साइलेंट किलर है, इससे ये होता है। हेमरेज कॉमनली अकर्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ एक्टिविटी, हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं या पेशेंट जो स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होते हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। सेकेंड में इसके टाइप्स में हेमरेजिक स्ट्रोक में सब अरकनॉइड हेमरेज जो है जिसे हम इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग भी कहते हैं, यानी कि क्रेनियम के अंदर हो गया। जो सब अरकनॉइड यानी कि सब अरकनॉइड मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली, जैसे कि मेनिंजिस की हम बात करेंगे, सब अरकनॉइड पायामीटर, ड्यूरामीटर या सब अरकनॉइड मीटर, ये सब अरकनॉइड मेम्ब्रेन भी सेम कहते हैं, ये मेनिंजिस के लेयर होती है। जब उसके अंदर हेमरेज हो जाता है इसे हम इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग भी कहते हैं, क्योंकि वो क्रेनियम में होता है, खोपड़ी में ब्लीडिंग हो जाती है। या इसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्पेसिस होते हैं जिसे हम अरकनॉइड एंड पायामीटर, जो कि मेनिंजिस लेयर होती है, उसके अंदर जब ये ब्लड बढ़ जाता है तो उसे हम सब अरकनॉइड हेमरेज कहते हैं। कॉमनली कोज बाय द सेरिब्रल एन्यूरिज्म, जो सेरिब्रल आर्टरी होती है वो यानी उसकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर की वजह से जब वो इलास्टिसिटी लूज हो जाती है तो वो पड़ जाती है, तो उसकी वजह से सब अरकनॉइड हेमरेज हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मोटर फंक्शन में इरिटेबिलिटी होगी, मोटर फंक्शंस में इम्पेयरमेंट होगी, यानी मोबिलिटी, चलने फिरने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, रिस्पिरेटरी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, स्वेलिंग और स्पीच यानी बोलने में और खाना खाने में दुश्वारी होगी, गैग रिफ्लेक्स नहीं होगा। गैग रिफ्लेक्स से मतलब ये होता है कि जैसे कि स्नीजिंग हो गया, ये स्नीजिंग वगैरह भी नहीं होगी। गैग रिफ्लेक्स से मुराद ये कि अगर मोस्ट एग्जांपल इसमें ये है कि जब हम दांत वगैरह साफ़ करते हैं तो वो ब्रश जैसे नीचे हल तक पहुंचता है तो अचानक हमें नोजिया सी फीलिंग होती है, इसे हम गैग रिफ्लेक्स कहते हैं। इसके अलावा सेल्फ केयर एबिलिटीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, अपने केयर के बारे में वो नहीं सोच सकता। मोटर फंक्शन में होंगे इनिशियल पीरियड ऑफ द फ्लैसिडिटी होगी, मसल जो हैं फ्लैसिड हो जाएंगे, और ये सीवरे यानी कि कई हफ्तों तक ये प्रॉब्लम हो सकता है मोटर फंक्शंस, और इसकी वजह ये होती है कि नर्व डैमेज हो जाता है। तो जब नर्व डैमेज हो जाते हैं तो हाथ और पाँव काम करना छोड़ देते हैं और उसमें फ्लैसिड हो जाते हैं, मसल जो होती है वो फ्लैसिड हो जाते हैं। स्पेशली यानी ये स्पेशली जो मसल्स होते हैं, हमारे हाथ के मसल्स हो गए, इसके अलावा फेस के मसल्स हो गए, उसमें बेसिकली फ्लैसिड स्टेज डेवलप हो जाता है, और ये अपर मोटर न्यूरॉन इन्फ्लुएंस जो होती है उसकी इंटरप्शन की वजह से हो जाती है, क्योंकि न्यूरॉन उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाता, इसकी वजह से मोटर फंक्शन में प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। कम्युनिकेशन, बोलने की सलाहियत भी ख़राब हो जाती है। मोस्टली पेशेंट जो स्ट्रोक के बाद उनमें तब्दीलियाँ आ जाती हैं। जो हेमिस्फीयर होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिसे हम कहते हैं, उसका काम ये होता है कि स्पीच में उसका अहम रोल होता है। तो एफेजिया टोटल लॉस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज, यूज ऑफ लैंग्वेज यानी कि बोलना, और कॉम्प्रिहेंशन मतलब उसको समझना, अगला उसको किस तरह समझ रहा है, ये टोटल सलाहियत उसमें बोलने की और किसी को समझाने की सलाहियत इसमें ख़त्म हो जाएगी, एफेक्सिया। इसके बाद है डिस्फेसिया डिफिकल्टी रिलेटेड टू द कॉम्प्रिहेंशन और यूज ऑफ लैंग्वेज, पार्शियल डिसरप्शन या लॉस, पार्शियली जब ब्रेन का हिस्सा लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से कॉम्प्रिहेंशन और इसके अलावा बोलने की सलाहियत और उसके वर्डिंग वगैरह कि वो किस तरह उसको अदा कर रहा है, तोतलापन के साथ वो बोल रहा है या सही तरीके से वो बोल रहा है, इसे हम डिस्फेसिया कहते हैं। ये डिफरेंट है, इसमें बोल तो सकेगा लेकिन थोड़ी सी दुश्वारी होगी, बिल्कुल आराम आराम से बोलेगा और इस तरह बोलेगा कि सामने वाले उसको पहली बार बोलने के बाद वो समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार जब वो बोलेगा तो फिर शायद जाके उसको समझ में आ जाए। डेसर्टिया कम्युनिकेशन की मीनिंग को इफेक्ट नहीं करेगा, और इसमें ये होगा, ये बेसिकली डज नॉट इफेक्ट द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन,
और द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लैंग्वेज। इट डज इफेक्ट द मैकेनिक्स ऑफ स्पीच। स्पीच की जो मैकेनिक्स होती है कि वो किस रफ्तार से बोल रहा है उसको ये इफेक्ट करेगा, जिसे हम डेसर्टिया कहते हैं। इसमें फ्लुएंसी भी ठीक होगी, कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक होगा और लैंग्वेज सही तरीके से बोलेगा। लेकिन लैंग्वेज की जो मैकेनिक्स होते हैं, मैकेनिक्स ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की सलाहियत बिल्कुल स्लो होगी और इसके अलावा मध्यम आवाज़ होगी, इसे हम डेसर्टिया कहते हैं। Clinical manifestation effect: patient who suffer a stroke may have difficulty controlling their emotions। अपने इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाते, बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि बीमारी ऐसी होती है। इमोशनल रिस्पॉन्स में भी एक्सग्रेटेड और अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल इमोशनल रिस्पॉन्सेस इनमें यानी कि गैर तवक्की तौर पर उनमें कोई ऐसे इमोशनल रिस्पॉन्सेस जो है डेवलप हो जाते हैं। स्पेशल परसेप्चुअल अल्टरनेशन। स्पेशल परसेप्चुअल अल्टरनेशन ये एक ऐसे कंडीशन होता है कि जिसमें 5 सेंस से किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करती। 5 सेंस में टच के ज़रिए, अगर फॉर एग्जांपल अभी हम अपने आइस बंद करें और किसी चीज़ को टच करें, तो जैसे हमने गिलास को टच कर लिया तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गिलास है। या किसी शख्स की हमने आवाज़ सुन ली तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन बोल रहा है। या कोई ऐसा परफ्यूम, कोई ऐसे फूड वगैरह को हमने वो जो है सूंघ लिया तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा उसकी खुशबू से कि ये कौन सी डिश है या कौन सी परफ्यूम है। या इसके अलावा हमने किसी चीज़ को टच कर लिया तो ये चीज़ें क्या होगी, इन चीज़ों में इनेबिलिटी होगी। देखने की सलाहियत तो चूँकि हम यहाँ पर सेप्शुअल परसेप्चुअल की बात करें तो स्पेशल परसेप्चुअल में बेसिकली किसी भी चीज़ को टच करने से या इसके अलावा देखने से या इसके अलावा सुनने से 5 सेंस की हम बात करेंगे उसमें प्रॉब्लम होगी, इसे हम स्पेशल परसेप्चुअल भी कहते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन: एलिमिनेशन, यूरिनरी ब्लैडर और बाउल एलिमिनेशन में प्रॉब्लम होगी इनिशियली। ये टेम्पररी भी हो सकते हैं। टेम्पररी जब पेशेंट रिकवर हो जाता है तो फिर एलिमिनेशन यानी कि वो पेशाब करना और पखाने की खारिज होने को फिर समझ सकता है, लेकिन इस दौरान वो नहीं समझता। व्हेन अ स्ट्रोक इफेक्ट वन हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन द प्रोग्नोसिस ऑफ नॉर्मल ब्लैडर फंक्शन इज एक्सीलेंट। अगर हेमिस्फीयर एक हेमिस्फीयर इफेक्ट हो गया तो जो नॉर्मल ब्लैडर फंक्शन होता है उसकी प्रोग्नोसिस यानी उसका आउटकम बहुत जल्दी आ जाता है। पेशेंट बहुत जल्दी अपने यूरिन पे कंट्रोल कर पाते हैं। डायग्नोस्टिक स्टडीज: व्हेन सिम्टम ऑफ अ स्ट्रोक अकर डायग्नोस्टिक स्टडीज आर डन। जब सिम्टम्स आ जाते हैं तो फिर हम पेशेंट को सिटी स्कैन की तरफ लेके जाते हैं। सिटी स्कैन जो ये प्राइमरी डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज टू यानी कि डायग्नोस, इस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए प्राइमरी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो सिटी स्कैन है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक स्टेजेस में कंप्लीट ब्लड काउंट आता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम की बात करेंगे कि इनका ब्लड में क्लॉट कितने टाइम तक बन जाता है। इसके अलावा थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम की बात करेंगे कि इनमें थ्रोम्बिन किस टाइम तक बन रहा है। एल्ट्रोसाइट और ग्लूकोज के लेवल को हम जो है टेस्ट के लिए भेजेंगे, जिसे हम यूरिया क्रेटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं, आरबीएस वगैरह। रीनल और हेपेटिक स्टडीज़, रीनल अल्ट्रासाउंड वगैरह करेंगे। इसके अलावा जिगर के भी अल्ट्रासाउंड करेंगे। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट सजेस्ट करेंगे। कोलिब्रेटिव केयर: पेशेंट को प्रिवेंशन करना है। गोल्स ऑफ स्ट्रोक प्रिवेंशन इंक्लूड्स हेल्थ मैनेजमेंट ऑफ द वेल इंडिविजुअल को वेल डाइट देना है। इसके अलावा जो मॉडिफाइडेबल रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि हमने इससे पिछले डिस्कस किए, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल का इस्तेमाल हो गया, इस चीज़ों को जो है उसकी मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। इस चीज़ों को पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो ये चीज़ें फ़ौरन छोड़ दें। प्रिवेंशन जो है, एंटी प्लेटिलेट ड्रग्स आर यूजुअली द चूजन ट्रीटमेंट टू द प्रिवेंट फर्दर। अच्छा, एंटी प्लेटिलेट ड्रग्स वो ब्लड होता है जैसे कि हेपरीन वगैरह हो गए, ये ब्लड को थिन कर देती है, बारीक कर देती हैं। तो ये ट्रांजिट इस्केमिक अटैक में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा मोस्टली एस्पिरिन, जैसे कि भी मैंने आपको बताया, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एंटीप्लेटिलेट ड्रग्स में एस्पिरिन शामिल होते हैं। एस्कार्ड के नाम से इसका ब्रांड नेम आता है। रिहेबिलिटेशन केयर में पेशेंट को जो है जो स्ट्रोक हो जाते हैं तो 12 से 24 घंटे के बाद पेशेंट जो है स्टेबलाइज हो जाते हैं, उसका जो स्ट्रोक होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है। कोलैबोरेटिव केयर शिफ्टिंग फ्रॉम प्रिजर्विंग लाइफ टू लेसनिंग डिसेबिलिटी एंड अटेनिंग ऑप्टिमल फंक्शन। ऑप्टिमल फंक्शंस के लिए ताकि वो चलने फिरने की सलाहियत उसमें डेवलप हो जाए और जो
डेली लाइफ एक्टिविटी है वो थोड़ा थोड़ा बहाल हो जाए, तो उसके लिए कोलेबरेटिव केयर ज़रूरी है। पेशेंट में भी ट्रांसफ़र टू आर रिहेबिलिटेशन यूनिट। रिहेबिलिटेशन यूनिट में पेशेंट को फिजियोथेरापी देते हैं ताकि उनके मसल्स में फ्लैसिड कम हो जाए, उनके मसल दोबारा ब्लड सर्कुलेशन उनमें बहाल हो जाए। नर्सिंग मैनेजमेंट, रिस्पायरेटरी सिस्टम को मॉनिटर करना है, न्यूरोलॉजिकल केयर का ख्याल रखना है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ख्याल रखना है, कम्युनिकेशन का भी ख्याल रखना है। इसके अलावा एम्बुलेशन एंड होम केयर, एम्बुलेशन और होम केयर से तमाम नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन में शामिल है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को आपने इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट बी है उसमें हम पेन के हवाले से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।